हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2IS Academy यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर KS संधू और मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री का एक सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं है तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ये जो पहला लेक्चर है उसको फॉलो ऑन कर सकता है यहाँ पे। ओके, और स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर होगा, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ रीड करना चाहते हैं तो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे O2IS Academy के जो ऐप है इसके ऊपर आपको अवेलेबल होगा। इस ऐप को आप एंड्रॉयड बेस्ड जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आप में से स्टूडेंट्स आईफोन का यूज़ कर रहे हैं वो इसको एप्पल स्टोर से माई एकेडमी के नाम से आप जो है उस वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर का पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, और इसके साथ साथ आपको अपनी सिविल सर्विस प्रेपरेशन करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिसको इस ऐप से आप अपना जो प्रेपरेशन है उसको काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज जो है वो कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, 6 सितंबर रात 9 बजे से एक न्यू बैच जो है वो हिस्ट्री के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, और इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए आप एकेडमी के जो नंबर हैं उन पे कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन जो है आप वहां से ले सकते हैं। एंड अभी हम अपने लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि हमारा आज सीरीज का पार्ट 2 जो है आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट आप में से आज नए हैं, और उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस सीरीज का जो मेन पर्पज़ है, मैं पहले एंशिएंट इंडिया की सीरीज ले रहा हूँ जिसमें मैं आपके लिए एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है उसको डिकोड करूँगा। उसको डिकोड करने के साथ साथ उसमें उस सिलेबस को कैसे आपने फॉलो ऑन कैसे करना है, कौन से टॉपिक आपने रीड करने हैं, उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, जिससे आपको प्री और मेंस के लिए अपनी जो स्ट्रेटजी है सिविल सर्विस को फॉलो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो आप उसको जो है बेटर यहाँ पे बना सकते हैं। और लास्ट का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपके लिए पैलोलिथिक से लेके जो न्यूलिथिक पीरियड था इसको पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और अगेन आई वुड रिपीट, आप में से जो भी स्टूडेंट न्यू हैं और अगर उन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके अपना ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप आगे जो है उसको फॉलो ऑन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यहीं से न्यूलिथिक एज से हम आज आगे बढ़ेंगे, और वी विल सी कि न्यूलिथिक एज के बाद आपको क्या पढ़ना है। यू हैव टू रीड अबाउट चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में आपको रीड करना है। इसमें चैल्कोलिथिक पीरियड का जो एज है ये थोड़ा काफी ब्रॉडर एज लेके चलते हैं। 4000 BC से लेके 1500 BC एज के अंदर यहाँ पे आ जाता है, और इस एज के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट भी आ जाता है। तो क्योंकि चैल्कोलिथिक पीरियड और ब्रोंज एज थोड़ा एक दूसरा कंटेम्प्रेरी भी रहा है यहाँ पे, और इसलिए हमें ये इस पीरियड में पहले हमें चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में इनकी कहाँ कहाँ पे साइट्स मिली हैं जहाँ पे हमें चैल्कोलिथिक पीरियड के रिमेन्स मिले हैं। और इसके बाद इसके साथ हमें इंडस वैली को बारे में पढ़ना है। इंडस वैली के बारे में आप ऑलरेडी बहुत मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन डाला जाता है। जब मैं मेन हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा सीरीज तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी जस्ट आई एम डिस्कसिंग विद योर क्रोनोलॉजी हियर। तो इंडस वैली के बारे में, इसकी ओरिजिन से लेके, इसका एरिया, इसकी साइट्स को लेके, कौन कौन सी साइट्स मिली हैं, कहाँ से हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला है, और इसकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, और इसके बाद डिक्लाइन, ये सारे टॉपिक जो है हमें इंडस वैली के अंदर जो है हमें यहाँ पे रीड करने होते हैं। इंडस वैली के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दिस इज अबाउट आयरन एज। आयरन एज भी एक बड़ा ब्रॉड टर्म लेके यहाँ पे चलती है। 1500 BC से लेके 200 BC तक का पीरियड हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ब्रॉडली इसको एक आयरन एज का लिया जाता है। वैसे तो आयरन का यूज था वो 1000 BC के बाद स्टार्ट होना शुरू हुआ है, लेकिन इसको हम बड़ा एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में लेके चलते हैं। अब इसके अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक रीड करने होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो आएगा, दिस इज बेसिकली जो आपका आता है अराइवल ऑफ द आर्यंस। आर्यंस कहां से आते हैं, जैसे कि इसको हम दो पार्ट में रीड करते हैं। पहले अर्ली वैदिक एज, जिसमें हम रीड करेंगे 1500 से लेके 1000 BC का पीरियड रीड करेंगे। भाई आर्यन कौन थे, कहाँ से आए थे, कोई कहता है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कहता है वो इंडिया के लोग ही थे, कोई कहता है कि वो तिब्बत से आए थे। सो देयर आर वेरियस थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यन। तो आर्यन कौन थे, आर्यन
क्या कोई रेस थी आर्यन, क्या उनका खास, उनकी क्या उनमें खास बात थी, फिर वो इंडिया यहाँ पे कैसे सेटल्ड हुए, किसके साथ उनकी वॉर हुई यहाँ पे। हमें ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे कि भाई अगर आर्यन इंडियन नहीं थे तो फिर इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट कौन रहे थे, तो उनको वो बैटल कैसे हुई, कैसे उनके साथ बैटल, उनकी आपस में बैटल्स हुई, यहाँ पे आर्यन जीते, फिर उनका स्टैब्लिशमेंट हुआ, ये हम रीड करते हैं। और आर्यन के आने से ही हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में भी हमें थोड़ा रीड करने को मिलता है, बहुत सारा वैदिक लिटरेचर लिखा जाता है। वेद, वेद का मतलब जैसे हम एक तरह का एक बहुत बड़ा एक लिटरेरी जो वर्क है वो यहाँ पे किया जाता है, ऋग्वेद और ये चारों वेद यहाँ पे लिखे जाते हैं, और इसके बाद बहुत सारा वैदिक लिटरेचर लिखा जाता है 1500 से लेके ये जो हम 1000 बीसी का पीरियड देखते हैं तो इसे हम वैदिक एज के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इसको बड़ा एक जब आप इसके बारे में रीड करते हैं तो ज़्यादातर होता है कि ये कई बार ये टॉपिक बड़े ड्राई टॉपिक लगते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्कृत की टर्म्स आती हैं जिसको रीड करने में दिक्कत भी आती है, रिमेंबर करने में भी दिक्कत आती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हिस्ट्री को फॉलो करने का एक मेथोडोलॉजी होता है, एक वे होता है, आप हिस्ट्री को कैसे रीड करेंगे। आपको हिस्ट्री को जैसे ये आर्यंस के बारे में जब आप रीड कर रहे हैं तो एक्चुअली में आपको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करें कि यार हाँ ये लोग कैसे होंगे, कैसे उन्होंने यहाँ पे आके बैटल की होंगी, कैसे उन्होंने यहाँ पे लड़े होंगे, और हमारे जो लोकल लोग थे कैसे होंगे, खाना पीना कैसा था, किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनका फैशन कैसा था। ठीक है, आज भी हम फैशन के लिए तो बहुत ज़्यादा हम रहते हैं ना, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट फैशन, और देखेंगे फैशन चेंज भी होता रहता है। तो उस समय का फैशन क्या होगा, कैसे लोग अपने पहरावा करते थे, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या थे, क्या उस समय के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थे, अगर थे तो वो कौन बनाता था, राजा बनाता था या कौन बनाता था। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में अपने दिमाग में पहले ही रख लेंगे तो फिर ये आपको टॉपिक में फैक्ट याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, ये दोनों एज को हमें टॉपिक के बारे में रीड करना है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेरी वेल आप इसके बारे में जानते भी हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में भी जानते हैं आप, महावीर जैन के बारे में भी जानते हैं। तो इनके ये एक तरह का उस समय का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जो था उस समय हुआ था, जिसके अंदर ब्राह्मणिज्म के अंदर जो उस समय के जो चाहे वो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, या जो भी उस समय का था, उस समय एक ऐसे रेवोल्यूशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जो एस्टेब्लिश सिस्टम था उस समय का, चाहे वो रिलीजन को लेके था, चाहे वो सोशल लाइफ को लेके था, उसको चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने वाले भी उस समय के जो दो ऐसे इंसान थे जो उस समय की क्षत्रिय क्लान को बिलोंग करते थे और बड़ी एक रीस फैमिली को ये बिलोंग करते थे, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए। तो किस तरह से इन्होंने लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाइड किया, किस तरह के इन्होंने अपना एक इंस्पायरेशन दिया। तो इस तरह से जैनिज्म और बुद्धिज्म हमारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाते हैं, तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल में हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए। अक्सर यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध की लाइफ के साथ रिलेटेड हो, चाहे उनके लिटरेचर के साथ रिलेटेड हो, चाहे महावीर जैन और जैन लिटरेचर जो लिखा गया है या उनकी लाइफ से रिलेटेड, तो अक्सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलॉसफी से भी क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धिज्म एज ए फिलॉसफी क्या है, जैनिज्म एज ए फिलॉसफी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ये हमें थोड़ा सा इस टॉपिक में रीड करना है। इसके बाद वी सी द राइज ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा जिसे आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये स्टेट का ओरिजिन यहाँ पे हो जाता है। तो उस समय की जो 16 के पास छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं वहां पे राइज होता है, क्योंकि देखिए पहले इंसान क्या होता है वो ट्राइब्स में रहता है। ठीक है, ट्राइब्स होते हैं तो उसकी जो मेन लॉयल्टी है वो ट्राइब्स में होती है। ठीक है, अब ट्राइब जब बढ़ जाते हैं, आप जब ट्राइब बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ आयरन की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो था वो इजी हो गई थी, काफी वास्ट एरिया पे हो गई थी। तो अब लाइफ बहुत ज्यादा सेटल हो चुकी थी। जो जब लाइफ बहुत ज्यादा सेटल्ड हो गई तो ट्राइब जो था उसका एक आइडेंटिटी एक लैंड के साथ बना। जो ट्राइब जिस लैंड के ऊपर वो रहना शुरू हो गया, जनरेशन से लेना शुरू हो गया, तो वही लैंड से उसका एक आइडेंटिटी बना, जहां से जो है जो जहां से हम देखते हैं कि एक ओरिजिन ऑफ स्टेट जिसे हम कह सकते हैं उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग में ये 15-16 डिफरेंट छोटी छोटी स्टेट्स हुआ करती थी, इनकी आपस में बैटल्स भी चलती रहती थी। लेकिन बाद में हम देखेंगे इन्हीं स्टेट में से कुछ स्टेट जो हैं वो राइज करती हैं और पूरे एरिया को वहां पे अपना जो है वो डोमिनेट करती हैं। तो हमें बेसिकली रीड करना होता है महाजनपदा के टॉपिक्स में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहे हैं जिन्होंने इस स्टेट को रूल किया है, उनके क्या इंपॉर्टेंट किंग क्या रहे हैं और उनकी क्या मेजर अचीवमेंट क्या रहे। तो इतना आपको यहाँ पे जो है वो रीड यहाँ पे करना होता है।
इसके बाद जो आपको नेक्स्ट रीड करना होता है दैट इज बेसिकली मगध। मगध यहां से राइज हो जाता है, ठीक है। मगध में आप देखेंगे मगध वाज बेसिकली द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन एंशिएंट इंडिया। जो भी मेजर डायनेस्टी ने रूल किया है उसने मगध से रूल किया है। तो मगध की हम यहां से मगध के टाइम से हम देखेंगे जब मगध राइज करता है, ये महाजनपदा जब जो हैं इनको जीत के जहां मैरिज डिप्लोमेसी वट एवर वी कैन से हियर, तो मगध इनमें से सबसे ज्यादा राइज करता है और एक सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी बनता है, काइंड ऑफ द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया उस समय हम कह सकते हैं मगध को। उस समय इस तरह का ये रोल जो है इसका यहाँ पे प्ले किया जाता है। तो मगध के बाद हमारा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब यहाँ के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी ने इसके ऊपर हमें रूल किया है। तो मगध को लेके हमें यहाँ पे रीड करना होता है, वी हैव टू रीड अबाउट जस्ट लाइक वी हैव टू रीड अबाउट द हरियाणका डायनेस्टी। हरियाणका डायनेस्टी कौन थे यहाँ पे, जैसे अजातशत्रु एक बहुत पावरफुल किंग रहा है यहाँ पे, और हरियाणका डायनेस्टी ओरिजिन कैसे हुई, कैसे मैरिज डिप्लोमेसी को प्ले किया जाता है। अजातशत्रु के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और एक बड़ा ट्रेजिक फैक्ट भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे किस तरह से जो अजातशत्रु है अपने फादर को जो है वो यहाँ पे बहुत ही क्रूअल वे से जो है उसको वहां पे मारता है। तो ये एक पैट्रिसाइड जिसे हम कह सकते हैं, द सन किलिंग द फादर, एक बड़ा नॉर्मल ट्रेडिशन रहता है हरियाणका डायनेस्टी के अंदर। इसके बारे में हमें यहाँ पे रीड करना है, ठीक है। फिर हरियाणका डायनेस्टी को खत्म करने के बाद शिशुनागा डायनेस्टी आती है। शिशुनागा कौन थे, इनका कौन राजा था, उसने क्या किया, इसके बारे में रीड करेंगे। नंदा, नंदा वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। नॉर्थ इंडिया के अगर हम सबसे पावरफुल एम्पायर की बात करें तो नंदा इस सबसे बड़ा रोल यहाँ पे आ जाता है। महापद्मा नंदा, धन नंदा, पावरफुल किंग रहे हैं। इतना पावरफुल ये नंदास का रूल रहा है इंडिया में कि अलेक्जेंडर जब इंडिया में अटैक करने आ गया था तो रिवर ब्यास तक वो आ गया था, ठीक है। प्लेन एरिया जो उसने पूरा जीत लिया था इस ब्यास के पीछे का, ब्यास से आगे वो नहीं बढ़ा था। और उसमें हिस्टोरियन ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर का ब्यास को क्रॉस करने के आगे ना क्रॉस करने का जो मेजर रीजन जो रहा है वो ये रहा है कि जो आर्मी भी डरती थी कि आगे धन जो है नंदा रूल या नंदा का रूल आता है। नंदा के पास एक बहुत ही पावरफुल आर्मी जो थी उसके पास थी उस समय की, और इसके कारण भी एक फैक्टर माना जाता है कि अलेक्जेंडर यहां से वापस आ गया। तो थोड़ा हमें नंदा के रूल के बारे में हमें जो है वो रीड करना होता है, क्योंकि नंदा को बाद ही यहाँ पे मौर्यन एम्पायर आया था। इसी के बीच में हमें थोड़ा सा चैप्टर जो है वो अलेक्जेंडर के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वी नो इट वेरी वेल। अलेक्जेंडर इंडिया में अटैक करता है और 326 बीसी के पास इनका जो पोरस है उनके साथ बैटल होता है, और उस बैटल में पोरस हार जाता है। और ये एक अच्छी स्टोरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अलेक्जेंडर जो है, ठीक है, वो एक सेंट्रल एशियन जो था वो एक रूलर था, ठीक है। वो पूरा वर्ल्ड को जीतना चाहता था एंड इंडिया में उसका कॉन्टेक्ट आया। यहां से हमें दो तीन चीजों के बारे में देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर का अटैक होने से इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। फिर जब अलेक्जेंडर वापस गया तो उसके जो लोकल गवर्नर थे वो इंडिया में सेटल्ड हुए। तो इंडिया में सेटल जब वो हो जाते हैं तो इससे ग्रीक और इंडियन कल्चर जो असिमिलेट होता है, जो आपस में एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होती है, इसका इंडिया की रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर क्या फर्क इफेक्ट पड़ता है। इंडिया की इसकी जो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमें 3-4 टॉपिक जो है हमें यहाँ पे रीड करने। जैसे स्टूडेंट मैं पहले भी बात करता हूं कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट फैक्ट। अगर आप सिंपल फैक्ट को लेके चलेंगे तो फिर तो आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं उसको रीड कर लो, दैट इज फाइन, ठीक है। नहीं, अगर आप इसको एनालिसिस वे से चलेंगे तो आप अपने इसी टॉपिक को बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। और जब कोई चीज टॉपिक और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है फिर उसमें स्कोर करना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है। तो यहां पे हमें अलेक्जेंडर के बाद हमें रीड करना होता है मौर्यन एम्पायर। देखिए मौर्यन एम्पायर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, इतना बड़ा एरिया अफगानिस्तान, आजकल भी हम अफगानिस्तान के बारे में देख रही है क्या हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अफगानिस्तान से लेके बंगाल और कश्मीर से लेके नीचे अगर हम देखें तमिलनाडु तक का एरिया देखें, यहाँ पे एक माइटी एम्पायर का रूल यहाँ पे हुआ था, दैट वाज द मौर्यन। अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो शायद इतना बड़ा एरिया ब्रिटिश एम्पायर के नीचे भी डायरेक्ट रूल के नीचे नहीं था जितना एरिया की यहाँ पे मौर्यन के पास था। तो मौर्यन के हमें हिस्ट्री के बारे में रीड करना पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक नंदास के एम्पायर को जो है, नंदा एक ऐसी एम्पायर जिससे कि अलेक्जेंडर भी डर के मारे वापस चला गया था। तो कौटिल्य एंड
चाणक्य जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, आज भी चाणक्य वर्ड पॉलिटिक्स में बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, इसका एक अहमियत है, सिग्निफिकेंस है चाणक्य वर्ड का यहाँ पे। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कैसे दो इंसान, अलेक्जेंडर जैसा माइटी वॉरियर अगर नंदा से डर के वापस चला गया था, तो क्यों और कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंदा एम्पायर को पलट के रख दिया, इसके बारे में रीड करना है। और कैसे इस पूरी सिस्टम को चेंज किया जाता है, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य कैसे अपनी एम्पायर को स्टैब्लिश करता है यहाँ पे, और चंद्रगुप्ता के बाद उसका बेटा बिंदुसारा और अशोक के बारे में हम रीड करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, स्टार्टिंग से लेके इसकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। बैटल ऑफ कलिंगा वाज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट बैटल जो अशोक के टाइम पे हुई थी, और इस बैटल को क्यों किया गया और इस बैटल के होने के बाद के क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्यों अशोक इस बैटल के बाद बुद्धिज्म की तरफ चला जाता है, क्यों वो अपनी जो स्टेट पॉलिसी है उसको वॉर बेस्ड पॉलिसी से पीस बेस्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर देता है, और क्या ये पॉलिसी वाकई में सही थी, इस पॉलिसी का जो मौर्यन एम्पायर थी उसके फ्यूचर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और क्यों किस तरह से मौर्यन का डिक्लाइन होता है, ये हमें ये टॉपिक मौर्यन एम्पायर के ऊपर पढ़ना होता है। मौर्यन के बाद, पोस्ट मौर्यन के बाद छोटी छोटी डायनेस्टियों का रूल यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि संगा डायनेस्टी के बाद जैसे हम बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट संगा डायनेस्टी। तो यहाँ पे संगा डायनेस्टी आ जाती है, संगा डायनेस्टी का क्या रोल यहाँ पे आ जाता है ये हम थोड़ा सा रीड करेंगे, ठीक है। और इसके बीच में बहुत सारे सेंट्रल एशियन रूलर भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडो ग्रीक्स यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे सीन पे, जैसे पार्थियन हैं, साकाज हैं, कुशन हैं, ठीक है, ये इनके बारे में हमें रीड। तो मौर्यन एम्पायर से लेके मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के बीच का जो एक पीरियड आता है, इट इज बेसिकली इंडिया जो था किसी एक सिंगल एम्पायर के नीचे रूल नहीं कर रहा था, यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन एम्पायर जो थे वो रूल कर रहे थे, जिसमें ग्रीक्स थे, साकास थे, कुशन्स थे। तो ये अपना इन्होंने रूल यहाँ पे रहा, तो कोई यूनाइटेड रूल इंडिया में नहीं था। इंडिया वाज बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बाद डिसइंटीग्रेट, पोलिटिकली जो था वो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो चुका था यहाँ पे। और इसी के टाइम पे थोड़ा सा आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी जाना है। साउथ इंडिया में यू हैव टू रीड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, आपको चोला, केरा या पांड्या जो नीचे साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे, इनके बारे में भी आपको साथ में थोड़ा रीड कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि चोला एम्पायर के ऊपर, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर अक्सर जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्यन एम्पायर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एम्पायर आता है, इसके बाद आ जाता है गुप्ता एम्पायर। अगर मौर्यन एम्पायर के बाद हम बात करते हैं तो लास्ट जो मेजर एम्पायर आता है जिसने इंडिया के ऊपर पूरे इंडिया के ऊपर मौर्यन, हालांकि मौर्यन जितना रूल तो नहीं था इनका गुप्तास का उस समय, लेकिन फिर भी एक यूनाइटेड रूल जो दिया है वो गुप्तास ने दिया था, यानी कि पॉलिटिकली दोबारा से इनको यूनाइट किया। और इसके बारे में हमें रीड करना होता है गुप्ता कौन थे, जैसे कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग आते हैं। जैसे कि गुप्तास के अंदर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग यहाँ पे रहा है, दैट इज द समुद्र गुप्ता यहाँ पे रह चुका है, चंद्रगुप्ता टू यहाँ पे रह चुका है। और गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में हर फील्ड में, चाहे वो लिटरेचर की बात कर लें, चाहे वो साइंस की बात कर लें, चाहे वो किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर लें, हर फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा राइज यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में रीड करने होते हैं। और गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कैसे होता है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं इसको डिक्लाइनिंग फेज के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और गुप्ता जब डिक्लाइन होते हैं तो फिर लास्ट कोई मेजर लास्ट एम्पायर कौन यहां पे आता है, तो वहां पे आपको हर्षवर्धन के बारे में आपको रीड करना है कि हर्षवर्धन जो वर्धन एम्पायर यहां पे आते, गुप्ता एम्पायर। तो इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में रीड करने के बाद 1647 के बाद हर्षवर्धन के एडी में जब इसकी डेथ हो जाती है 1647 एडी के पास, तो इसके बाद हर्षवर्धन की डेथ के बाद एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जो है वो हो जाती है। इंडिया अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पॉलिटिकल जो है वो प्रिंसिपैलिटी में डिवाइड कर देता है छोटी छोटी यहाँ पे। तो यहाँ से हिस्ट्री एक अलग मोल्ड में चली जाती है। तो हमारा जो बेसिक सिलेबस है एंशिएंट इंडिया को जो हमें रीड करना होता है वो हमें यहाँ पे स्टोन एज से लेके हर्षवर्धन तक का जो एम्पायर है ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है सिलेबस का, जो आपको
एंशियंट इंडिया का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे कवर करना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा टॉपिक था जो मैंने अभी आपके साथ क्रोनोलॉजिकली मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया है, जो आपको रीड करना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपने यहाँ पे दिमाग में रख के वर्कआउट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अब हम सीरीज करेंगे, ये पूरा जो एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है इसको एक सीरीज की फॉर्म में हम जो है एक एक टॉपिक करके हम इसको जो है वो लर्न आगे करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक ही क्वेश्चन होता है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हिस्ट्री को लेके अक्सर बहुत सारे सवाल होते हैं कि हिस्ट्री एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारे नाम हैं, ईयर्स हैं, फैक्ट है वगैरह सारे याद करने होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ जरूर रहती है कि भाई इसको अप्रोच कैसे करना है, इसको अप्रोच कैसे करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी सिविल सर्विस प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी बेहतरीन है तो सिलेबस जो है वो आपको कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, अगर आप राइट स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी हर सब्जेक्ट के लिए, तो फिर आपके लिए सिलेबस बड़ा या छोटा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट लाने के लिए आपकी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए हिस्ट्री के लिए? तो देखिए, सबसे पहला जरूरी जो जी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि आपको हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है तो आप समझिए आपका 50% सिलेबस आपका दिमाग में आ गया है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। अपनी अप्रोच जो है वो बड़ी एनालिटिकल रखिए, हर चीज के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि यार ये क्यों हुआ, उस समय में ये लोग कैसे किया करते थे, इसके लिए किस तरह का उनकी मेथडोलॉजी क्या होती थी, अगर वॉर में होती थी तो वॉर में उनके वेपन कैसे होते थे, कैसे लड़ाई की लड़ी जाती थी, स्ट्रेटजी कैसे की जाती थी, कमांड किसके पास होती थी। इस तरह की आप छोटी छोटी चीजों को अगर आप एनालिटिकल फॉर्म में ले जाते हैं ना, तो फिर हिस्ट्री आपके लिए जो है वो सिर्फ चार शब्द नहीं हो जाते, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। और अब जब आपने स्टार्ट करना है हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को स्टार्ट करने का जो बेस्ट वे आउट है, यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। ओल्ड एनसीईआरटी आपने पहले लेनी है, यहाँ पे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों का ओल्ड एनसीईआरटी आप रीड कीजिए। उसको रीड करने के बाद आप जो है आगे बढ़िए। जब आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं, डोंट ट्राई टू क्रैम द फैक्ट। आप ज्यादातर हिस्ट्री में फैक्ट्स को क्रैम करने की कोशिश की जाती है, नहीं, क्रैम नहीं करना। जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप जो भी रीड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, फैक्ट आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कम से कम एनसीईआरटी को 2 रीडिंग जरूर दीजिए। 2 रीडिंग देने के बाद अगर आपने कोई नोट्स बनाना है तो उसको आप यहाँ पे बनाते रहिए। जब भी आप एक सब्जेक्ट रीड कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसे रेगुलर बेसिस के ऊपर हर 15-20 दिन के बाद अपना आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो इस तरह से होना चाहिए कि हर 15-20 दिन के बाद आप उसे एक रेगुलरली उसे आप रिवाइज करते चलिए। जब आप क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, कई बार होता है कि ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल, चलो जी मैंने आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है तो इसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देता हूं। तो अभी नहीं, पहले आप पूरी हिस्ट्री को रीड कीजिए, कम से कम 2 बार उसे अच्छी तरह से रीड कीजिए। जब आप रीड कर लेंगे तो आपको उसकी एक बड़ी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो है हिस्ट्री की हो जाएगी। उसके बाद आप अपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। इससे आपकी जो हिस्ट्री की नॉलेज भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनेगा और आपको सब्जेक्ट को कवर करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें अभी हमने क्रोनोलॉजी पूरा जो है वो डिस्कस किया है। और इसके बाद हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम स्टार्टिंग करेंगे स्टोन एज के बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे और एक एक करके हम पूरा हिस्ट्री का जो सीरीज है उसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी सिविल सर्विस के लिए आप अपना कोई भी, अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या कोई भी क्वेरी करना है तो आप अपना ऑटो आईएएस अकेडमी के आप जो नंबर्स हैं वो आप अपना उसके ऊपर कॉल करके अपना ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रेपरेशन।